एवरीवन है आई एम बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर। और आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करें वो चैप्टर 10 है, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरी रिपेयर मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिक हमारे पास ये इंट्रो दे रहा है। हमारे पास मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी है, इसलिए मस्कुलोस्केलेटल फिजियोथेरेपी में पहला चैप्टर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली ये थेराप्यूटिक्स में भी ऐड किया जाता है और इसको मस्कुलोस्केलेटल फिजिकल थेरेपी में भी ऐड किया जाता है। तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये है क्या। ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज की लीजन्स आ जाती हैं सबसे पहले। ठीक है, जिसमें हम बहुत कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, फिर हम कुछ कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें स्वेटी टिश्यूज़ की इंजरी की डिस्कस करते हैं, हम उन स्टेजेस को डिस्कस करते हैं जो इन्फ्लेमेशन और रिपेयर में आ रही होती है। ठीक है, ये आगे हमारे पास सेकंड में हमारे पास मैनेजमेंट आ जाती है ड्यूरिंग द एक्यूट फेज। ठीक है, एक्यूट फेज में जो मैनेजमेंट हमारे पास आती है वो क्या है। ठीक है, प्रोटेक्शन फेज में। फिर सभी एक्यूट में रिपेयर हीलिंग के फेज में हमारे पास क्या मैनेजमेंट है। ठीक है, जिसको हम कंट्रोल मोशन फेज भी कहते हैं। और क्रॉनिक स्टेज पे हमारे पास क्या मैनेजमेंट आती है, जिसको हम रिटर्न टू फंक्शन फेज भी कहते हैं। ठीक है, और क्यूमुलेटिव ट्रॉमा का हम बात करेंगे कि हमारे पास क्रॉनिक रिकरिंग पेन क्यों होता है, उसका क्या रिस्पॉन्स है, क्रॉनिक कंडीशन है और इसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। इसमें कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वगैरह क्या है, उसकी मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास हम देख सकते हैं हमारे पास सॉफ्ट टिश्यूज़ के कुछ लीजन को। बेसिकली हम सॉफ्ट टिश्यूज़ के लीजन्स में सबसे पहले स्ट्रेन वगैरह को एग्जांपल्स को लेते हैं। स्ट्रेन हमारे पास बेसिकली सिर्फ ओवर स्ट्रेचिंग या ओवर एक्सर्शन ओवर यूज़ की वजह से होता है सॉफ्ट टिश्यूज़ के। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिकली टेंडेंस या हमारे पास आपके पास काम कर रहा होता है। मोस्टली तो मस्कुलर टेंडन यूनिट पे ही होता है, मतलब टेंडेंस पे ही काम कर रहा होता है, टेंडेंस पे ही इफेक्ट दे रहा होता है और वहीं पे टीयर क्रिएट कर रहा होता है। ये टीयर या आप ये कह सकते हैं ओवर यूज़ की वजह से हमारे पास ट्रॉमा आ जाता है। ठीक है, अब रिपीटेटिव माइनर ट्रॉमा की वजह से हमारे पास स्ट्रेन आ रहा है। स्ट्रेन हमारे पास सिंपली हम टीयर कह रहे होते हैं टेंडन का। ठीक है, अब जो हमारे पास आ रही है स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन जो आती है वो हमारे पास हम डिफरेंट सॉफ्ट टिश्यूज़ के स्ट्रेच टीयर, हम स्ट्रेस या हम किसी भी चीज़ की वजह से हमारे पास जो टीयर आता है सॉफ्ट टिश्यूज़ में, ठीक है, उनको हम स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली ये जो वर्ड यूज़ होता है इंजरी, लिगामेंट की इंजरी के लिए होता है। ठीक है, 3 ग्रेडेड होते हैं, फर्स्ट माइल्ड, सेकंड मॉडरेट, थर्ड ग्रेड जो होता है वो स्ट्रेन का ग्रेड होता है। ठीक, डिसलोकेशन पे बात करें तो डिसलोकेशन पे हमारे सिंपली डिस्प्लेसमेंट हो जाती है जब पार्ट की बोनी पार्टनर्स ही एक दूसरे से, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास एनाटॉमिकल रिलेशनशिप जो होता है वो मतलब डिफ़र कर जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से हम सॉफ्ट टिश्यूज़ में डैमेज आता है, इन्फ्लेमेशन आती है, पेन, स्पाज्म वगैरह। बेसिकली सिंपल इसकी है कि जब दो बोन्स एक दूसरे से अलग हो जाती हैं तो वो डिसलोकेशन होती है। और सबलक्सेशन का ये है कि पार्शली अलग होती है, मतलब कम्प्लीटली अलग नहीं होती, थोड़ी सी अलग हुई है तो हमारे पास सबलक्सेशन आ जाती है। इनकम्प्लीट और पार्शियल डिसलोकेशन हो जाती है बोनी पार्टनर्स की। ठीक है, मसल और टेंडन का रप्चर टीयर वही है कि अगर हमारे पास, इसमें ना 2 कॉन्सेप्ट बताए मैं। पेन हमारे पास जब हमें पेन फील हो रहा है, जब पेशेंट को पेन फील होगा, ठीक है, तो इस केस में हमारे पास टीयर रप्चर कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल होता है। ठीक है, वो अब उस रीजन पे पेन देता है, रीजन ऑफ ब्रीच पे हमारे पास पेन हमें मिल रहा होता है। कॉन्ट्रैक्शन दो, स्ट्रेच दो, आप रेजिस्टेंस दो, ठीक है। तो लेकिन अगर हमारे पास रप्चर जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि जाहिर सी बात है उस केस में हमारे पास ये होगा कि हमारे पास पेन नहीं होगा पेशेंट को, चाहे वो स्ट्रेच तो कॉन्ट्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास इंजरी ग्रेविटी के अगेंस्ट पुल नहीं हो रही। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होती है कि ये हमारे पास आ जाता है मसल टेंडन और टीयर रप्चर। ठीक है, टेंडनस लीजन्स है, टेंडनोपैथी है। ठीक है, अब टेंडनस लीजन और टेंडनोपैथी में कुछ लीजन्स आ जाती है, जिसमें सबसे पहले टेनोसाइनोवाइटिस आ जाता है, जिसमें हमारे पास जो टेंडन के ऊपर कवरिंग होती है ना साइनोवियल मेम्ब्रेन की, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक है, टेंडनाइटिस आ जाता है, जिसमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन तो हो जाती है टेंडन की खुद ही, लेकिन स्कारिंग या कैल्शियम की डिपॉजिट की वजह से। ठीक है, टीनोवेजिनाइटिस आता है, जिसमें हमारे पास थिकनिंग हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन की वजह से थिकनिंग हो जाती है टेंडन शीट की। और टेंडिनोसिस हो जाता है, जिसमें हमारे पास टेंडन की डीजनरेशन हो रही है, क्यों, रिपीटेटिव माइक्रोट्रोमा की वजह से। ठीक है, साइनोवाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो रही है साइनोवियल मेम्ब्रेन में, लेकिन ये साइनोवियल मेम्ब्रेन जो ज्वाइंट के अंदर, ये ज्वाइंट को कवर कर रही होती है। ठीक है, ये वो होती है, ये हमारे पास टेंडन को कवर नहीं कर रही। ठीक है, ये हमारे पास ज्वाइंट को कवर करी। हेमार्थ्रोसिस बेसिकली सिंपली ब्लीडिंग हो जाती है हमारे पास जॉइंट में, जो स्वेयर ट्रॉमा की वजह से हो जाती है। गैंग्लियन बैलूनिंग हो जाती है हमारे पास जॉइंट कैप्सूल के वॉल की, या वहाँ पे हम कहते हैं मोस्टली ना गैंग्लिया को हम ऐसे कहते हैं कि हमारे पास ना एक ना छोटी सी स्किन के नीचे सिस्ट महसूस हो रही होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं गैंग्लियन। ठीक है,
और मोस्टली रोमेटाइड आर्थराइटिस के केसेस में ये हमारे पास आता है, या बहुत ज़्यादा ट्रॉमा हो गया, ठीक है। उसके बाद बर्साइटिस इन्फ्लेमेशन होगी सिंपली बर्सा की। बस कॉन्ट्यूजन आ जाती है। कॉन्ट्यूजन बेसिकली सिंपली ब्रूज, जो हमारे पास नील पड़ जाते हैं ना, हम अपनी ज़बान में कहते हैं नील पड़ने को, हम ब्रूजिंग जो हमारे पास डायरेक्ट ट्रॉमा की डायरेक्ट ब्लो की वजह से पड़ती है उसको कॉन्ट्यूजन कहते हैं। इसमें बेसिकली कैपिलरी का रप्चर होता है, ब्लीडिंग होती है, एडिमा होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है। ओवरयूज सिंड्रोम्स ये होते हैं कि बार बार रिपीटेटिव हमारे पास जो क्यूमुलेटिव स्ट्रेस पड़ रहा है, या हमारे पास बार बार रिपीटेटिव स्ट्रेन पड़ रहा है, स्ट्रेस पड़ रहा है हमारे पास मसल के ऊपर, टेंडन के ऊपर, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और पेन होने लग जाती है, तो इसको हम रिपीटेटिव सिंड्रोम्स कहते हैं। और क्यूमुलेटिव ट्रॉमा डिसऑर्डर्स भी, और इसको रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ क्लिनिकली कंडीशंस आ जाती हैं जिसको जो हमारे पास ट्रॉमाज और पैथोलॉजीज की वजह से हो रही होती है, ठीक है। सबसे पहले डिसफंक्शन, नॉर्मल फंक्शन से जब डेविएट कर जाएगा, जब लॉस आ जाएगा नॉर्मल फंक्शन का, तो हमारे पास डिसफंक्शन होगा। ये बेसिकली टिश्यू के एडिशन, सॉफ्ट टिश्यूज़ की शॉर्टनिंग, कॉन्ट्रैक्चर्स, मसल वीकनेस, और किसी भी ऐसी कंडीशन में जिसमें हमारे पास मोबिलिटी लॉस हो रही है, वो हमारे पास आ जाता है, वो कहलाता है डिसफंक्शन, लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। जॉइंट की डिसफंक्शन तभी होगा जब हमारे पास मैकेनिकल लॉस आएगा, ठीक है। जब हमारे पास जॉइंट प्ले में लॉस आएगा, हमारे पास हम सीधी सीधी मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते, ये हमारे पास आता है जॉइंट की डिसफंक्शन कॉजेज लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है। कॉमनली कॉजेज होती है हमारे पास लॉस ऑफ फंक्शन की, वही होती है कि मोस्टली पेन ही होती है, ठीक है। फिर ट्रॉमा हो गया, इमोबिलाइज्ड हो गया, डिसफ्यूज हो गया, एजिंग हो सकती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्चर सिंपली हमें पता है एडेप्टिव शॉर्टनिंग हो जाती है स्किन, फेशिया, मसल्स और जॉइंट कैप्सूल्स की, जो प्रिवेंट करती है हमें नॉर्मल मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी से, ठीक है। एडिशंस अब नॉर्मल हमारे पास एडहेरेंस हो जाती है कॉलेजन फाइबर्स की सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में ड्यूरिंग इमोबिलाइजेशन में, आफ्टर ट्रॉमा और एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, ठीक है। हमारे पास सिंपली कॉलेजन के फाइबर्स की जब अब नॉर्मल एडहेरेंस एक दूसरे के साथ हो जाएगी ना, तो हमारे पास हम उसको एडिशंस कहते हैं, जो हमारे पास किसी भी एरिया पे बन सकते हैं, जो किसी सर्जिकल एरिया में बन सकते हैं, इमोबिलाइजेशन की वजह से बन सकती हैं, ठीक है, जो हमारे पास नॉर्मल इलास्टिसिटी को रिस्ट्रिक्ट कर रही होती है, ठीक है। सिंपली रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग क्या है? प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है गई हमारे पास मसल की, लेकिन पेनफुल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स पे, ठीक है। इसी के ऑपोजिट इंट्रिंसिक मसल रिस्पॉन्स होता है। प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन तो है मसल्स की, लेकिन लोकल सर्कुलेटरी या मेटाबॉलिक चेंजेस, अंदर ही कोई सर्कुलेशन या मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से जो हो रहा होता है वही इंट्रिंसिक मसल स्पाज्म होता है। लेकिन जो रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग है वो पेनफुल स्टिमुलस है, वो पेन प्राइमरी सोर्स पे हो सकती है, उसकी सेकेंडरी पे हो सकती है, कहीं और से रेफर्ड होकर आई हुई है तो सेकेंडरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स हो सकती है कि कहीं आसपास लीजन के होगी, तो वो जो एरिया आसपास जहाँ पे लीजन हुई हुई है वहाँ पे जो पेन हो रही है, वहाँ पे वो पेनफुल स्टिमुलस की वजह से हमारे पास मसल की गार्डनिंग हो रही है, उस गार्डिंग को हम गार्डिंग हो रही है, और उस गार्डिंग को हम सिंपली क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स मसल गार्डिंग, ठीक है। और ये हमारे पास अगर हम पेनफुल स्टिमुलस को रिमूव करें तो हमारे पास ठीक हो जाती है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है कि जो इंट्रिंसिक मसल है वो भी ऐसी है कि पेन हमने कहा कि सर्कुलेटरी किसी भी मेटाबॉलिक एनवायरनमेंट की चेंज की वजह से हो सकता है, ठीक है। और इसमें यह है कि हमारे पास जो प्राइमरी लीजन्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। स्पैज्म जो होता है मोस्टली वायरल इन्फेक्शन, कोल्ड या प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इमोबिलाइजेशन की वजह से हो रहा है, इमोशनल टेंशन की वजह से होता है, डायरेक्ट ट्रॉमा भी हो सकता है मसल्स में, उस केस में भी हमारे पास इंट्रिंसिक मसल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। मसल वीकनेस आ गई, मसल वीकनेस में सिंपली यही है कि हमारे पास डिक्रीज आ गया मसल की स्ट्रेंथ में, नॉर्मल हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी मसल की वो कम हो गया, किसी भी वजह से हो सकती है, सिस्टमेटिक लीजन है, केमिकल लोकल लीजन है, नर्व की सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, माया न्यूरल जंक्शंस पे कोई इफेक्ट पड़ा है, जहाँ पे भी हमारे जिस भी वजह से हमारे पास मसल में वीकनेस आ रही है ना, वो हमारे पास क्या है? सिंपली मसल वीकनेस है। मायोकार्डियल कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, इसका मतलब बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसमें यह होता है कि सिंपली हमारे पास जो कंपार्टमेंट डिवाइड हुए हैं ना, ठीक है, जैसे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, जिसको फेशिया ने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। जब फेशिया ने उसको डिवाइड किया हुआ है तो उस एरिया में ना हमारे पास फेशिया जो होता है ना, एक्चुअली वो हमारे पास इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी नहीं रखता होता, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब हमारे पास एक प्रेशर या एक अमाउंट ब्लड की, या किसी, आप ये बात कर सकते हो कि किसी भी फ्लूइड की अमाउंट जब ज़्यादा होती है तो वो एक प्रेशर जनरेट कर देती है। वो प्रेशर क्या होता है कि इंक्रीज कर देता है इंटरस्टिशियल प्रेशर को उस क्लोज्ड एरिया में, ठीक है, उस एक क्लोज्ड एरिया में जिसको फेशिया ने कवर किया, जिसको मैफेशियल कंपार्टमेंट हमने कहा है, ठीक है। उसको जिसने एरिया ने कवर किया हुआ है वो सारे में कंप्रेशन डाल देती है, ठीक है, एक फोर्स जनरेट करती है, एक प्रेशर इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड, नर्व्स फंक्शन, ब्लड वेसल्स,
मसल्स, नर्व्स, ये सब कंप्रेस हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, इनका फंक्शन ये सही से परफॉर्म नहीं कर सकते, और ये क्या करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इस्कीमिया कॉज करते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा इस्कीमिया कॉज कर सकते हैं कि ये इरिवर्सिबल मसल का लॉस हो जाता है, फिर उसके लिए कोई इंटरवेंशन हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्टली फ्रैक्चर्स, रिपीटेटिव ट्रॉमा, क्रश इंजरी, स्केलेटल ट्रैक्शन, आरटीए के केसेस में रिस्ट्रिक्टिव क्लॉथिंग, बहुत अपने टाइट कपड़े पहने, रैप्स, कास्ट वगैरह इसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, मोस्टली पीओपी के बाद बहुत ज़्यादा होता है, जब फ्रैक्चर्स के बाद हम पीओपी लगाते हैं या कास्ट लगाते हैं ना, तो हमारे पास उसके बाद पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा ये पाया जाता है। ठीक है, ये ना सेल्फ एक साइकिल उन्होंने हमें मसल स्पैज्म का बताया है कि क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा रिफ्लेक्स मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड मोशन है, उसमें उन्होंने कॉजेज ऊपर बताई हमें, मोबिलाइजेशन, कोल्ड, इमोशनल टेंशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, पेन, ट्रॉमा वगैरह। ठीक है, ये सारी क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं हमारे पास मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने के बाद क्या किया इन्होंने, सर्कुलेटरी स्टेसिस कॉज की, सर्कुलेटरी स्टेसिस के बाद पेन हुई, पेन के बाद मसल स्पैज्म, और ये फिर इस तरह साइकिल चलता रहता है। टिश्यू इस्कीमिया जो होता है वो सर्कुलेटरी स्टेसिस वाले केस में होता है, और यहाँ पे मेटाबोलाइट्स की रिटेंशन भी होती है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, फिर ये हमारे पास कुछ थी जो क्लिनिकल कंडीशंस थी। ठीक है, इसमें इन्होंने कुछ बताया हुआ कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स और क्लिनिकल साइंस क्या है, स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन की। ठीक है, ये हम स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात करते हैं, जो रिपेयर, इन्फ्लेमेशन, रिपेयर और मैचुरेशन का फेज है। एक्यूट, सब एक्यूट और क्रॉनिक फेजेस में हमारे पास सिंपली करेक्टरिस्टिक्स हमें मिल क्या रहते हैं, हमारे पास साइंस क्या मिल रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हमें क्या मिल रहा है एक्यूट फेज में। ठीक है, हम देखते हैं एक्यूट फेज में हमें ये मिल रहा है कि हमारे पास वेसल्स का चेंज आ रहा है, एक्सुडेशन हो रही है सेल्स की और केमिकल्स की। ठीक है, जाहिर सी बात है वेसल्स में चेंज आएगा। वेसल्स में क्या चेंज आता है, परमेबिलिटी इंक्रीज होती है, जाहिर सी बात है परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, वो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स को रिलीज करता है, बाय इंटरस्टिशियल फ्लूइड में फ्लूइड इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस रिएक्शन कॉज करता है, हमें सारा पता है जैसे इन्फ्लेमेशन कॉज होती है। ठीक है, एक्सुडेशन, एक्सुडेट्स जो होता है, एक्सुडेशन हो जाती है सेल्स की, केमिकल्स की, क्लॉट की फॉर्मेशन होती है वहाँ पे, अगर वहाँ पे जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है वहाँ पे क्लॉट की फॉर्मेशन हुई, फैगोसाइटोसिस होगी, हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन होती है रिटर्न्स की, अर्ली फिब्रोब्लास्टिक एक्टिविटी भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके क्लिनिकल साइंस ये होते हैं कि हमें सिंपली इन्फ्लेमेशन पता चली होती है, और पेन जो होती है ना टिश्यू रेजिस्टेंस से पहले पहले पता चली है। ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है, पेन जो है हमें बिफोर टिश्यू रेजिस्टेंस, हमने टिश्यू रेजिस्टेंस अभी अप्लाई ही नहीं की, लेकिन हमें क्या हो रहा है कि पेन फील हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन का केस होता है। फिजिकल थेरेपी इंटरवेंशन जो होती है ना, वो हमारे पास इसमें प्रोटेक्शन फेज में आता है। ठीक है, जिसमें हम कंट्रोल करते हैं इन्फ्लेमेशन के इफेक्ट्स को, मोडालिटीज से सेलेक्ट करते हैं, रेस्ट, इमोबिलाइजेशन से प्रमोट करते हैं अर्ली हीलिंग, और प्रिवेंट करते हैं डिलीटोरियस इफेक्ट्स को। ठीक है, हम कोई भी ऐसे इफेक्ट्स नहीं होने देते जिसकी वजह से हमारे पास हीलिंग मैल यूनियन हो जाए। ठीक है, या हमारे पास हीलिंग में कोई इशू आ जाए। ठीक है, किसी भी जगह कोई भी ऐसा हो जाए कि हमारे पास डिस्टर्ब हो जाए हीलिंग, तो हम ऐसी कोई काम नहीं करते। ठीक है, आप ऐसे मूवमेंट करते हैं, हल्का सा मसाज करेंगे, मसल सेटिंग कराते हैं, लेकिन बहुत कॉशन एक्सरसाइजेस कराते हैं। ठीक है, कॉशन नहीं कराते। ठीक है, अब हमने बात की थी कि हमारे पास एक्यूट फेज आ गया, एक्यूट के बाद सब एक्यूट फेज आया। ठीक है, जिसको मैंने कह रहा हीलिंग का फेज बताना है, इसमें क्या हुआ, नॉर्मल स्टिमुलाई रिमूव हो गया, थ्रोट से ठीक है, स्टेम स्कार बहुत मोबाइल होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हमने इजीली इंजर्ड टिश्यूज कहा कि हमारे पास उस टाइम इजीली इंजर्ड हो सकता है। ठीक है, बहुत फ्रेजाइल होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा इस केस में हमारे पास इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होती है, लेकिन हमें पेन मेनली होती है अगर हम टिश्यू रेजिस्टेंस देते हैं ना, तो हमें उसके साथ साथ पेन मिलता है। ठीक है, मतलब मैंने आप रेजिस्ट किया, मैंने उसको हाथ दबाया, जोर से लगाया ना, तो उसमें हम मुझे पेन फील होगा, उस बंदे को पेन फील होगा। ठीक है, या मुझे खुद को पेन फील होगा। ठीक है, ये कंट्रोल मोशन फेज होता है, प्रमोट करता है हीलिंग को। इस फेज में बेसिकली हम प्रमोट करते हैं हीलिंग को और डेवलप करते हैं मोबाइल स्कार को। ठीक है, स्कार की मोबिलिटी पे काम करते हैं। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव, एक्टिव, रेजिस्टिव, ओपन क्लोज चेन स्टेबलाइजेशन हम दे रहे होते हैं, मसल इंड्योरेंस एक्सरसाइज है, केयरफुली प्रोग्रेस करते हैं इंटेंसिटी और रेंज के साथ। इसमें हम काम तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत वही बात है कि हम बहुत प्रिकॉशंस के साथ काम करेंगे। सब एक्यूट फेज बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, इसमें हम बिल्कुल भी कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं देते या ऐसी एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं करते जिसमें हमारे पास कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स हमें मिले। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैचुरेशन और रिमॉडलिंग का फेज। ठीक है, इसमें मैचुरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आ गई। ठीक है,
सिंपली कनेक्ट टिश्यू मैचुरेशन में जाएंगे, कॉन्ट्रेक्चर होगा स्कार टिश्यूज़ का, रिमॉडलिंग होगी स्कार्स की, कोलेजन अलाइन होगा, ठीक है, वही हमारे पास जैसे रिमॉडलिंग का सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चर स्कार बना, स्कार से रिमॉडल हुआ, उसने कोलेजन को अलाइन किया, स्ट्रेच किया। अब इसमें केस में हमारे पास इन्फ्लेमेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है और पेन जो होती है वो हमें सिर्फ रेजिस्टेंस के बाद गुजरती है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता पेन जो है वो रेजिस्टेंस के बाद फील होता है, ठीक है, लगा मैंने जोर से हाथ लगाया तो उसके बाद पता चलेगा। रिटर्न टू फंक्शन फेज ये कि इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड alignment of the scar. इसमें हम बेसिकली स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, और साथ साथ हम स्कार की भी मतलब अलाइनमेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। फंक्शन इंडिपेंडेंस आ जाती है मोस्टली पेशेंट्स में, ठीक है। प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग आप करा सकते हो, स्ट्रेंथनिंग, एंड्योरेंस ट्रेनिंग, फंक्शन एक्सरसाइजेज और स्पेसिफिसिटी ड्रिल्स आप कराते हो, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आगे सारी चीज़ें कि हमारे पास तीनों फेजेस में हमने बात कर ली कि हमारे पास कैसे स्टेजेस जो होता है ना वो हमारे पास प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। स्वेलिटी हम टिश्यू की बात कर लेते हैं कि हमारे पास 3 ग्रेड्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में हमारे पास माइल्ड पेन हो रहा होता है 24 आवर्स में अंदर, या फर्स्ट 24 आवर्स पेन हमें फील होता है, माइल्ड स्वेलिंग, टेंडरनेस और पेन माइल्ड से होती है जब हम टिश्यू को स्ट्रेस देते हैं, ठीक है। ग्रेड 2 में ये होता है कि मॉडरेट पेन होगी, ठीक है, जब हमारे पास मॉडरेट पेन होगी और जो हमारे पास कई मतलब ज़्यादा एक्टिविटी पे ना हमारे पास लाइक इसमें और एक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है, आप इसमें एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सक रहे हो तो स्ट्रेस और पल्पेशन में हमारे पास टिश्यूज़ की ग्रेटली इंक्रीज हो जाता है पेन में, ठीक है। इंजरी जो होती है लिगामेंट्स की उस पर भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब इंजरी लिगामेंट्स पे भी आ रही होती है, ठीक है, और फाइबर्स जो होते हैं वो टॉर्न हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे पास हाइपर मोबाइल हो जाती है, ठीक है, लाइक हाइपर मोबाइल हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाती है जॉइंट की मोबिलिटी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी लिगामेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं, जब लिगामेंट्स ही सही नहीं से रहे तो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज कर देंगे जॉइंट की मोबिलिटी को, ठीक है। नियर कंप्लीट और कंप्लीट वर्जन ऑफ द टिश्यूज होते हैं, ठीक है। ग्रेड 3 में हमारे पास कंप्लीट टीयर आ जाता है या हमारे पास एवर्जन आ जाती है, टिश्यूज की डैमेज हो जाती है टिश्यूज का विद स्वेयर पेन, ठीक है, बहुत स्वेयर पेन के साथ, ठीक है। इसमें पेशेंट स्ट्रेस ऑफ टिश्यूज यूजली पेनलेस, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेस जो होती है ना जब हम स्ट्रेस अप्लाई करें पेनलेस है, लेकिन पर पेशेंट जो होती है ना वो रिवील कर देती है कि डिफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। और टॉर्न लिगामेंट जो होता है वो इंस्टेबिलिटी भी कॉज करता है कि लाइक स्टेबल नहीं रहता जॉइंट अपनी जगह पे, ठीक है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। फिर हमारे पास आ जाती है, हमने वही स्टेजेस को डिस्कस कर लिया, हम यहाँ पे भी 3 टर्न में जाएंगे, हमने सारे तीनों स्टेजेस को डिस्कस कर लिया, इन्फ्लेमेटरी और रिपेयर, हीलिंग और क्रॉनिक, ठीक है। इसमें सिंपली ये है कि जो इन्फ्लेमेटरी वाली होती है ना उसमें हमारे पास टाइम ड्यूरेशन जो होता है वो 4 to 6 डेज़ का होता है, ठीक है, जो हमारे पास इस बुक में गिवन है, ठीक है। वैसे तो बहुत वेरी करता है, हर बुक टू बुक वेरी कर रहा है, लेकिन इस स्टेज में उन्होंने 4 to 6 डेज़ का है, ठीक है। दूसरी में उन्होंने बात की हुई है कि 10 to 17 डेज़ है सब एक्यूट वाली में, ठीक है, और 14 to 21 भी कह सकते हैं आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द इंजरी, ठीक है। और थर्ड वाले में उन्होंने बात किया हमारे पास कि ये जो फेज़ है इसमें हमारे पास हो रही थी कि 6 months to 1 year है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन या ओवर यूज सिंड्रोम की बात की हुई है। ओवर यूज सिंड्रोम एक स्टेट है प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन की, ठीक है, जो हमारे पास बार बार यूज़ करने की वजह से बार बार वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, पेन इंक्रीज हुई, स्वेलिंग हुई, मस्कुलर गार्डनिंग हुई, जो हमारे पास मोर देन सेवरल आवर्स आफ्टर द एक्टिविटी जो होती है प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब हमारे पास ये हुआ कि RM इससे वही काम हुआ कि हमारे पास RM वगैरह इफेक्ट होगी 24 आवर्स के लिए। क्रॉनिक पेन सिंड्रोम इसी क्या है कि क्रॉनिक पेन सिंड्रोम ये है कि जब हमारे 6 मंथ से लार्ज हो जाए, मतलब टाइम ड्यूरेशन जो है बंदे की पेन का वो 6 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा, हम इस सिंड्रोम का क्रिएट कर देंगे, रियाज सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है, क्रॉनिक पेन सिंड्रोम। इट इंक्लूड्स पेन दैट कैन नॉट बी लिंक टू अ सोर्स इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन, ये इसकी कोई सोर्स नहीं होती, फिजिकल इमोशन साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स पे डिपेंड कर होता है, इस पर इतना डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है। ओके ये हो गया हमारे पास, ठीक है। हम मैनेजमेंट और ड्यूरिंग द एक्यूट क्रॉनिक और सभी एक्यूट स्टेजेस का हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं कि फिर पार्ट बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।